मैक्स वेबर का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है इसकी सत्ता का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शक्ति और सत्ता इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे यह कोई व्यक्ति है और यह दूसरा व्यक्ति है। अगर यह व्यक्ति इस व्यक्ति से अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई काम करवा ले, चाहे वो डरा के करवाए, चाहे वो पैसे के लालच में कराए, तो ये सब क्या है? शक्ति। शक्ति कभी भी वैध नहीं होती। शक्ति कभी वैध नहीं होती। जब हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को डरा करके, पैसे का लालच दे करके, अपनी इच्छा के अनुसार उसे काम करवा ले, ये क्या कहलाता है? शक्ति। लेकिन जब हम शक्ति को वैधता दे देते हैं, किसी भी आधार पर शक्ति को वैधता मिल जाए, तो शक्ति किस में बदल जाती है? सत्ता में। जैसे एक गुंडा यदि मार्केट के अंदर दुकानदारों को परेशान करे और ताकत के बल पर बोले कि मुझे हफ्ता दो, तो ये क्या है? शक्ति। लेकिन एक पुलिस का कांस्टेबल है और उसकी वर्दी है, तो उसको शक्ति के उपयोग की जो वैधता मिली है, तो उसकी शक्ति नहीं कहला के अब क्या कहलाती है? सत्ता। जैसे पापा ने किसी बच्चे को मारा, तो बच्चा पापा का विरोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको ये पता है कि पापा को शक्ति उपयोगी की क्या है? वैधता। कि वैधता मिल रखी है कि पापा शक्ति का क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। लेकिन यही क्या पड़ोसी उस बच्चे को मार सकता है? नहीं मार सकता। शक्ति का उपयोग कोई भी कर सकता है। लेकिन जब शक्ति के उपयोग को वैधता मिल जाती है, जब शक्ति के उपयोग को वैधता मिल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सत्ता। तो शक्ति और सत्ता में इतना ही अंतर है कि जब शक्ति के उपयोग को वैधता मिल जाती है, इसको क्या बोलते हैं? सत्ता। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सत्ता एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया क्यों है? कि मैक्स वेबर कहता है कि सामाजिक क्रिया के अंदर दो व्यक्ति का होना जरूरी है, और ये व्यक्ति कुछ भी करता है तो दूसरे व्यक्ति के लिए करता है। तो जब तू सत्ता का प्रयोग करेगी, अगर कर्ता सत्ता का प्रयोग करता है तो किसी न किसी के तो ऊपर ही करता है। तो इसका मतलब एक व्यक्ति के साथ सत्ता उपयोग में दूसरा व्यक्ति जरूर होता है, और ये सचेतन होता है, जानबूझकर। ये बता दिया कि शक्ति को जब वैधता मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? सत्ता। ये बता दिया कि शक्ति कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करवा ले। अब मैक्स वेबर कहता है कि सत्ता 3 प्रकार की होती है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि सामाजिक क्रियाएँ 4 प्रकार की होती है। पहली सामाजिक क्रिया होती है जिसको अपन कहते हैं बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। दूसरी सामाजिक क्रिया होती है जिसे अपन कहते हैं भावनात्मक। एक सामाजिक क्रिया होती है जिसे कहते हैं परंपरागत। एक सामाजिक क्रिया जो कहते हैं मूल्यात्मक। कि यदि तू किसी गरीब किसी को पैसे दे, या जिसको ज़रूरत है उसकी सहायता करे, तो मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया है। तो इस सामाजिक क्रिया से किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं जुड़ी हुई है, तो हम इसे अलग कर सकते हैं। क्योंकि इस क्रिया से कोई सत्ता नहीं जुड़ी हुई है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। बाकी इन तीनों से 1, 2, 3 से कोई ना कोई सत्ता जुड़ी है। जैसे देख, परंपरागत परंपरा है कि प्रजा राजा का रिस्पेक्ट करती है। कि परंपरागत सामाजिक क्रिया है कि राजा जी आए, वो जनता उनके सामने झुक गई। ऐसे झुकते हुए मैं अपने पिता को देखा, दादा को देखा, तो हम भी राजा के पुत्र का रिस्पेक्ट करने लग गए। तो इसका मतलब राजा के पुत्र में जो सत्ता है, वो कैसी सत्ता है? परंपरागत सत्ता। हमने उसको अधिकार दे रखा है कि राजा प्रजा पर अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है। हमने उसको प्राधिकृत कर दिया कि राजा का पुत्र भी हमारे ऊपर शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो उसका आधार क्या था? कि परंपरागत सामाजिक क्रिया। हमारे पापा दादा और भी राजा का सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। कारण हमें नहीं पता। तो ये जो शक्ति की वैधता है, कौन सी सामाजिक क्रिया? परंपरागत सामाजिक क्रिया। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती जाती है। जैसे राजा की स्थिति। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्मा सत्ता तब होती है जैसे हिटलर को जो सत्ता मिली थी, हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जो जर्मनी में सत्ता मिली थी, वो करिश्माई सत्ता थी।
कि जब राज्य के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट होता है और उस समय जो सत्ता राज्य के ऊपर अधिकार कर रही होती है, वह उस संकट का समाधान नहीं कर सके। जैसे जर्मनी की हालत प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत बुरी थी। तो जर्मनी में का जो राजा था, वो जर्मनी का सम्मान लौटाने में असमर्थ था। तो जनता ने हिटलर के भाषण से अभिभूत होकर यह मान लिया कि हिटलर के अंदर एक करिश्माई शक्ति है, कि भगवान ने इसको एक अद्भुत शक्ति दी है। जैसे कांग्रेस के राज में भारत में खूब सारे घोटाले हुए, कांग्रेस के राज में आरएस के, आरपीएससी के खूब सारे पेपर लीक हुए। तो जनता इतनी त्रास्त थी, जनता को लगा कि मोदी के अंदर एक करिश्माई सत्ता है और ये सारी समस्याओं का इलाज कर सकता है। माना उसने नहीं किया, लेकिन जनता को एक बार लगता है कि इसके अंदर कोई करिश्मा है, कि करिश्मा मतलब होता है ईश्वर का वरदान। तो जनता उसको देवीय गुण मानने लग जाती है और उसके आदेश की पालना करने लग जाती है। तो ये जो सत्ता मिली, ये कैसी सत्ता है? करिश्माई सत्ता। और करिश्माई सत्ता के पीछे कौन सी सामाजिक क्रिया का आधार बनी है? कौन सी सामाजिक क्रिया? भावनात्मक सामाजिक क्रिया। क्यों? हमने एक प्रेम से, एक भावना से, एक रेस्पेक्ट से उसको सत्ता दे दी कि भाई तेरे में कुछ करिश्मा है, तू हम पर शासन कर, है ना? करिश्मा का मतलब होता है ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का वरदान। ये पूछ सकते हैं कि सबसे पहले करिश्मा शब्द का प्रयोग किसने किया था? ट्रोलिस ने। और ट्रोलिस ने तो प्रयोग किया था और मैक्स वेबर ने अपने सत्ता के उदाहरण से काम लिया। देख, सिंपल है कि परंपरागत सामाजिक क्रिया कि हम हमारे दादा पापा और राजा के सामने झुकते आए हैं, हमने उनके अनुसार सामाजिक क्रिया की, परंपरागत सामाजिक क्रिया, हम भी राजा के पुत्र के सामने झुकते हैं। तो राजा के पुत्र को एक सत्ता दे दी, ये परंपरागत सत्ता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ शासन के अंदर बहुत संकट है और शासन का जो वर्तमान है रूप है वो उस संकट से अपने को उभार नहीं सकता, तो हम किसी व्यक्ति में करिश्मा देखते हुए कि यार इसमें कुछ दैवीय गुण है, उसका कहना मानने लग जाते हैं। तो उसको अपने आप भावना में बह करके उसको सत्ता दे देते हैं। मान लो वो सत्ता हम पर भारी पड़े, चाहे मोदी जी भारी पड़े जनता पर, चाहे हिटलर ने जनता का नुकसान किया हो, लेकिन एक बार उसको करिश्मा मानते हैं, उसको सत्ता दे देते हैं। लेकिन मैक्स वेबर कहता है कि अगर आज का शासन देखें, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है कि है ना, करिश्माई सत्ता का रूटीनाइजेशन क्या होता है? रूटीन मतलब डेली का काम, रूटीन था डेली काम। जैसे एक सिख गुरु था, चलो उसमें करिश्मा था, आपने करिश्मा सत्ता दे दी उसको, तो उसके बेटे के अंदर अपने को क्या पता दैवीय गुण है कि नहीं, उसको भी दे दी, उसके बेटे में भी दे दी। तो आगे से आगे सिख गुरु बनते गए। जो करिश्माई सत्ता थी उसने एक पथ अपना लिया, करिश्माई सत्ता ऐसे व्यवहार करने लग गई जैसे कोई परंपरागत सत्ता हो। जब करिश्माई सत्ता की बारंबारता हो जाती है, सिखों के गुरु या तिब्बत के दलाई लामा, दलाई लामा एक धार्मिक पद है, तो आगे से आगे है ना वो पद अपन दूसरे व्यक्ति को देते चलते हैं। तो वो एक करिश्माई सत्ता तो एक व्यक्ति में होनी चाहिए थी ना, लेकिन हम उसके पीढ़ी के दूसरे व्यक्ति में भी अपन ये मानते हैं कि इसके अंदर भी कोई ना कोई शक्ति है। जैसे रामदेव जी के वंशज, कि ये तो रामदेव जी के वंशज है तो इसमें करिश्माई दैवी गुण है। अरे कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि रामदेव जी के अंदर करिश्माई एक शक्ति थी, वो उसके वंशज में होगी आगे से आगे, लेकिन हम मान के चलते हैं तो उस करिश्माई सत्ता को हम परंपरागत सत्ता की तरह देखने लग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण वो होता है, पुनर्जागरण मतलब वापस जाग जाना। पुनर्जागरण से पहले जनता पूरी तरह से किसके अंदर सोचती थी? धर्म के अनुसार। राजा को धर्म के अधीन काम करना पड़ता था, पूरी जनता धर्म के अधीन काम करती थी, पादरियों का बोल बोला था। जब पहली बार पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी में आया तो इस धार्मिक सत्ता, इस धार्मिक रूढ़िवाद पर आक्रमण हुआ और किसका दौर आया? विज्ञान का दौर। व्यक्ति धर्म के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार सोचने लगा। जब बुद्धि के अनुसार व्यक्ति सोचने लगा तो उसने कहा कि करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता आज के समाज के लिए सही नहीं है। आज के समाज के लिए हमें जो सत्ता अपनानी चाहिए वो सत्ता कौन सी है? नौकरशाह। हमने बुद्धि लगाई, तर्क लगाया और बताया कि परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए सही कौन सी है? नौकरशाह। तो इसके लिए हमने कौन सी सामाजिक क्रिया का प्रयोग किया? बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया। तो देख, भावनात्मक सामाजिक क्रिया से जुड़ी हुई करिश्माई सत्ता, परंपरागत सामाजिक क्रिया से जुड़ी हुई है परंपरागत सत्ता, और बौद्धिक तार्किक सामाजिक क्रिया से जुड़ी हुई है नौकरशाह या बौद्धिक तार्किक सत्ता। मैक्स वेबर ने देखा कि यार आज का समाज तो बहुत जटिल है, इसके लिए करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता तो इतने बड़े भारत को एक राजा तो नहीं संभाल सकता ना। तो हमने जगह जगह किसकी जरूरत पड़ी? नौकरशाह की। नौकरशाह का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी। नौकरशाह को इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है टेबल, ऐसा शासन जो टेबल से चलता हो, कि कोई भी अधिकारी टेबल पर ही तो बैठता है, वहीं से पन्नों पर साइन करता है। जिस तरह से करिश्माई का सबसे
पहले यूज मैंने बताया था कि टोलेस ने किया था। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी का सबसे पहले यूज किसने किया था? विंसेंट डी गोर्नी, गोरनी, बर्नी नहीं, गोरनी, गोर्नी ने प्रयोग किया था ब्यूरोक्रेसी का, विंसेंट डी गोर्नी। इसने कहा कि हमने ब्यूरोक्रेसी को इसलिए चला, हमने दिमाग लगाया, हमने तर्क लगाया कि आज के शासन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की विशेषता क्या है? जैसे तो कोई ऑफिस में जाए, तेरे दिखेगी सबसे बड़ा अधिकारी, उसके नीचे उस अधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, फिर पियोन, क्लर्क। तो ये देख, ये पूरे पूरे क्या है? पदक्रम है। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? पदक्रम होता है। क्या इनका आपस में कोई व्यक्तिगत संबंध है? नहीं। ये तो जैसे कानून या नीति काम बोलती है वैसे काम करते हैं। ये किसी भी बॉडी को भी जल्दी से रिलीफ नहीं कर सकते यदि उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये हमेशा कागजों से चलते हैं, दस्तावेजों से चलते हैं, क्योंकि इसमें सारे नियम क्या होते हैं? लिखित। ऐसे नहीं मौखिक नियम कुछ नहीं चलता, हर काम लिखित में होता है। कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को बोलता है काम कर दे, तो वो बोलेगा पहले लिखित में दो तब काम करूंगा। इनके बीच में कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, प्रेम के संबंध नहीं होते, अव्यक्तिक संबंध होते हैं। और इसके अंदर कोई राजा को तो जैसे लगा कि ये एक अच्छा सलाहकार हो सकता है तो उसको चुन लिया। ब्यूरोक्रेसी में चुना नहीं जाता, ब्यूरोक्रेसी में पेपर देना पड़ता है, उसके अंदर चेन होता है। तो ब्यूरोक्रेसी चेन पर आधारित होती है। और ब्यूरोक्रेसी राजा की तरह नहीं, राजा ने खुश होकर जमीन दे दी, राजा ने कहा चलो आज से 4 गाय तुम रखो ना। ब्यूरोक्रेसी में जैसे 2 महीने तक काम करेगी वैसे ब्यूरोक्रेसी तेरे को वेतन देगी। तो ब्यूरोक्रेसी में एक पदक्रम होता है, महीने टू महीने वेतन आता है, हर चीज़ लिखी रहती है, आपस में व्यक्तिगत संबंध नहीं होता और चेन की प्रक्रिया। तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी एक अच्छा शासन है जो आज के जटिल समाज को संभाल सकता है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी की विशेषता है, ये मैक्स वेबर ने ढूंढी। मैक्स वेबर ने कहा कि करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता में इस तरह की विशेषताएं नहीं है तो वो बेस्ट शासन नहीं है। पर ब्यूरोक्रेसी की कुछ आलोचना है, जैसे एक आलोचना तो वेबर ने खुद ने की। वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में सृजनशीलता नहीं है। क्यों? ये तो लिखित लिखित नियमों से चलती है। एक वृद्ध महिला को भी तभी उसको मतलब उसके संकट को दूर करेगी जब कानून में लिखा हो। अगर उसके पास दस्तावेज नहीं है तो वो भी नहीं करेगी। तो ब्यूरोक्रेसी में सृजनशीलता नहीं है। और हमने कहा था कि सर्जन मनुष्य स्वभाव से सर्जन है, और वो कम से कम 8 घंटे ऐसा कर रहा है जिसमें सृजनशीलता बिल्कुल नहीं है। तो मनुष्य क्या होता है? अपने आप से अलगाव महसूस करता है। फिर आर के मर्टन, जैसे अपन कर्म कांड नहीं करते, एक हवन के चारों ओर बैठ जाते हैं कि पहले घी डालो फिर तिल डालो, ये कर्म कांड करते हैं और लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान ही नहीं होता। बस ये करते हैं कि ना किसी का तरह से ना ये कर्म कांड ढंग से हो। अब इस यज्ञ का होना क्या है ये नहीं पता, बस करना ढंग से है। तो कर्म ब्यूरोक्रेसी भी ये करती है, ये क्या करती है? नियमों से चलती है ना। और ये नहीं देखती कि भाई यार बुजुर्ग महिला है, वृद्ध महिला है, पहले इसको एक बार दस्तावेज को साइड में रख के इसकी हेल्प की जा सकती है, पर वो नहीं करेगी। तो आर के मर्टन कहता है कि ब्यूरोक्रेसी भाई कर्म कांडीय संगठन की तरह काम करती है। ये पूरी तरह से साधन पर बल देती है कि हम कोई भी काम ऐसा ना कर दे जिससे हमें कल को उच्च अधिकारी की सुनना पड़े कि काम कागज में था ही नहीं तो किया क्यों। ये हमेशा साधन पर बल देती है, लक्ष्य पर बल नहीं देती कि वृद्ध महिला है तो इसके तो कम से कम हेल्प की जाए ना। साधन साध्य गया भाड़ में, साधन उचित होना चाहिए, मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो आर के मटन कहता है कि ब्यूरोक्रेसी एक कर्म कांडीय संगठन है जो कर्म कांड की तरह साधनों पर बल देता है। इसी तरह से एक जैसे मैक्स वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से औपचारिक है। अगर आप इसके अंदर अनौपचारिक कुछ लाना के प्रयास करोगे तो ब्यूरोक्रेसी की क्षमता कम हो जाएगी। पीटर ब्लाउ पीटर ब्लाउ ने कहा कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी जैसे औपचारिक संगठन में भी इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। जैसे मान ले तेरी स्कूल एक औपचारिक संगठन है, लेकिन क्या तू किसी दूसरे टीचर से हेल्प नहीं लेती? जैसे मान ले पहली बार तेरे को रजिस्टर बनाना था तो क्या कोई नियम कायदे कानून में लिखा हुआ कि इस तरह से रजिस्टर बने? दूसरे टीचर की हेल्प लेते ना। इसी तरह से जब अधिकारी ज्वाइन करता है तो इनफॉर्मली, इनफॉर्मली का मतलब होता है औपचारिक रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो उससे मिल करके अपने सहकर्मियों से बहुत सी चीजें सीखता है, अपने साथ के कर्मचारियों से इंटरव्यू के दौरान भी बहुत सी चीजें सीख लेता है। अब तेरे को क्या लगता है इन अनौपचारिक संबंधों से, जहाँ कोई औपचारिकता नहीं है, कोई नियम कायदे कानून के आधार पर वो संबंध नहीं है, इससे क्या नौकरशाही की दक्षता घटेगी? ना, इससे नौकरशाही की दक्षता बढ़ेगी। जैसे मान लो एक नया नया क्लर्क आया तो उसकी कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, उसको क्या पता बिल कैसे बनाना है, तो कैसे सीखता है?
अपने साथ के जो पहले क्लर्क था, जो सीट छोड़ रहा है, उसे फ़ोन कर कर के पूछ-पूछ के। तो ये अनौपचारिक संबंध ने नौकरशाह की क्षमता को बढ़ाया ना कि कम किया है। तो पीटर ब्लाउ ने किताब लिखी थी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह से एक आता है टुम बर्न। टुम बर्न ने, बर्न मतलब जलना, इसने भी इंग्लैंड की 20 इलेक्ट्रॉनिक संगठन का अध्ययन करके बताया कि पीटर ब्लाउ जो कहता है कि नौकरशाह के अंदर अनौपचारिक संबंध नौकरशाह की क्षमता को बढ़ाते हैं ना कि घटाते हैं, तो वो भी सही है। तो उसकी इसने क्या की, सहमति बताई। फिर एक लास्ट आता है एस एम लिपसेट। जैसे तू देखती है कि अपने जो राजनेता है, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, ना तो इनको तकनीकी नॉलेज होता है, ना इनको नीतियों का नॉलेज होता है। नौकरशाह पढ़े लिखे होते हैं, जैसे तू भी पढ़ी लिखी है, तेरे को कोई चीज़ समझाओ जल्दी समझ में आ जाएगी, नेता की जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो अगर तू उस नेता के पीए है या तू मान ले कोई नौकरशाह है, तो है ना, इस लोकतंत्र में व्यवस्था ये होती है कि जो नौकरशाह मतलब जो नौकरी करने वाला है, वो राजनीतिक शक्तियों के अधीन काम करना चाहिए, कि राजनीतिक शक्तियों को जनता ने चुना है। आज एमएलए को किसने चुना? जनता ने। तो यहाँ का एसडीएम है, यहाँ का डीएम है, उसको एमएलए के अधीन काम करना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा एमएलए आ गया जिसको ज्ञान नहीं है, तो इस लोकतंत्र में नौकरशाही उस राजनीति के ऊपर हावी हो जाती है और राजनीति कुछ कर नहीं पाता। तो एलएम लिपसेट कहता है कि ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग ब्यूरोक्रेसी। अगर राजनीतिक में ज्ञान क्या हो, कम हो, तो एस एम लिप